दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हैं मिस्टर शशांक वशिष्ठ। ये दिल्ली से हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत कुष्मान एंड वेकफील्ड से की। उसके बाद इंडिया सदबी इंटरनेशनल रियल्टी में इन्होंने कुछ अर्सा काम किया। उसके बाद अब ये EXP रियल्टी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। आज इनके माध्यम से, इनके पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे दिल्ली में किस लोकेशंस में, खास करके नोएडा में क्या हो रहा है और कैसे रियल एस्टेट वहाँ चल रही है। तो आइए, बहुत ज़्यादा समय न ज़ाया करते हैं, हम वेलकम करते हैं शशांक वशिष्ठ। Hi, Shashank. Welcome to the podcast. It's a pleasure having you on our channel today. Thank you so much, sir, for inviting me here. And it's always a pleasure to meet you and discuss and talk with you about the industry. Sure. So आज आपसे नोएडा के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. You are a veteran in Delhi NCR. नोएडा में आपने काफ़ी काम किया है. So we would love to understand from you the market around that location and specifically Noida. So before we begin, Prashant, can you let us know how did you get into this career of real estate? सर मेरा जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक जितने भी लोग रियल एस्टेट में मैं मिला हूँ सबका एकदम इट्स बाय चांस बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमें एक करियर ऑप्शन पता था या पढ़ाया गया था स्कूल टाइम में कि रियल एस्टेट में भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है सर. क्विकली मैं आपको बताता हूँ. तो 2010 की बात है सर. आई वॉज डूइंग माई इंजीनियरिंग, जैसे कि हर बच्चा करता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चे इंजीनियर बने या डॉक्टर बने इन इंडिया. तो वैसे ही मैं भी कर रहा था. बट देन थर्ड ईयर के बाद क्या होता है सर, इंटर्नशिप करनी होती है आप. तो इंटर्नशिप तो सर हमारी लगी नहीं थी उस टाइम पे, मतलब जो भी आप मानिए इट्स बाय लक और वट एवर. सो वी कंपनी, कॉलेज की तरफ से कंपनी थी जिसमें गए थे, तो बट वहाँ पे कोई सीरियस लेता नहीं था उस चीज़ को. तो देन वन फ्रेंड टोल्ड मी कि यार ऐसे ऐसे बात है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च है एंड हिज फादर यूज्ड टू बी अ डेवलपर राइट इन अ स्मॉल सिटी गाजियाबाद में. तो ही सेड क्या मेरे ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट का लॉन्च है, आप चलो मेरे साथ में, मैं तो जा रहा हूँ उधर. तो दोस्त था तो मैंने बोला चलो मैं भी चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है यार. सो आई बीन देयर. वहाँ पे कुछ 150-200 लोग थे. एक जो कहते हैं ना पूरा फील्ड जो होता है, वहाँ पे टेंट लगा हुआ था. और ये किस तरह सबको बताता व्यू. और वहाँ पे इट्स लाइक अ फ्री फूड. तो हमें ये था कि चलो जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह होगी, जो भी लॉन्च होगा, पूजा वूजा होगी, उसके बाद में खाना मिलेगा. तो अपन वही कॉलेज में सर सूट वूट पहनते थे, ऐसे ही पहन के चले गए. वहाँ पे गया तो सर वहाँ पे गर्मियों का टाइम था, आई थिंक मई जून का ही टाइम रहा होगा. तो टेंट लगा के वहाँ पे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन हुई. वहाँ पे एक सज्जन थे, उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि हमारे इतने 300 फ्लैट आएंगे, 6 टावर्स आएंगे, ग्राउंड प्लस 17 का स्ट्रक्चर होगा. मुझे आज भी ये बात याद है क्योंकि बड़ा जुड़ा हुआ. फिर उन्होंने पूछा कि किसी का कोई क्वेश्चन है क्या, मतलब एजेंट लोगों से. तो वहाँ पे सर एजेंट लोग कोई भी, मतलब पहले तो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे थे, ठीक है. और वो बोल प्रॉपर्टी डीलर्स, एजेंट, प्रॉपर्टी एजेंट, कुछ भी उनको बोल रहे थे. एंड सर जो उन्होंने, लोगों ने कपड़े भी पहने हुए थे, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं जज नहीं कर रहा किसी को, उस टाइम पे भी मेरा यही थॉट प्रोसेस था. बट मुझे लगा कि यार कोई आदमी अगर 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख का कोई सामान बेच रहा है, राइट, मैं तो उसको एक वैल्यू बोलूंगा, थिंग बोलूंगा. अगर 30 लाख पीस की कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है, तो एटलीस्ट आप थोड़े प्रेजेंटेबल तो होने चाहिए. ऐसा मुझे लगा सर उस टाइम पे. मैं उस टाइम पे आई थिंक 18-19 साल का लड़का था, 19 ईयर्स का. तो मुझे लगा यार ये तो बहुत बड़ा गैप सा लगा मुझे इस इंडस्ट्री में ना. तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया. मैंने पूछा भी अपने फ्रेंड से कि यार ये ऐसा कैसे, क्या हो क्यों रहा है ऐसा, मतलब इतने महंगा प्रोडक्ट. ये लोग जिनको मुझे लगा कि प्रॉपरली पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर मुझे घर खरीदना होगा तो मैं शायद इनसे नहीं खरीदूंगा. तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था सर. एक 19 ईयर्स का था, फिर कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था रियल एस्टेट का. तो उसने बोला यार ऐसे ही होता है, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, इनके पास क्लाइंट्स होते हैं, इनके पास पार्टीज होती हैं. तो वही ट्रेडिशनल जो लैंग्वेज होती है वो मेरे को बोला, कहता है यार ये सब होता है. तो मैंने बोला यार कैन आई डू इंटर्नशिप इन योर कंपनी. मैंने उससे सीधे ही पूछ लिया, मैंने यार तो अपने डैड से बात कर कि अगर मैं तेरे यहाँ पे इंटर्नशिप कर लूँ और जो भी होगा मेरे को एटलीस्ट सीखना है. तो सर ऐसे मेरी शुरुआत हुई. तो नेक्स्ट डे वो टेंट वेंट सब गायब हो गया. उसके 2-3 दिन बाद बात है सर, मैं साइट पे गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था. एक छोटा सा क्या कहते हैं ना, जो एक टैंकर टाइप, टैंक क्या बोलते हैं उसको, कंटेनर टाइप का एक रखा हुआ था वहाँ पे फील्ड में. और वहाँ पे एक AC लगा के, और वो एक उनका सेल्स ऑफिस था, साइट ऑफिस था.
हाँ तो मैंने बोला यार ऐसे तो क्लाइंट नहीं आएगा, ना यहाँ पे सड़क है ना एक्सेस रोड है, आप कैसे इसे बेच पाओगे? तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आप ये ब्रोशर पकड़ो और जाके बाहर सड़क पे खड़े हो जाओ। तो लिटरली सर मैं जाके वो ब्रोशर पकड़ के साइड पे सड़क पे खड़ा हुआ। एंड आई थिंक आपने देखा होगा, उनको कैचर बोलते हैं आजकल। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सर 2010 की, एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। वो रोड साइड पे खड़े के 3-3 घंटे 4-4 घंटे धूप में। तो वहां से मेरे को पता नहीं था, क्योंकि जैसे जानते नहीं थे कुछ भी, ना कोई कनेक्ट था, कोई इंडस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं था, है ना। सो वहां से सर मेरी शुरुआत हुई। बट मजा इसलिए आया सर, 7-8 दिन हमें ये था कि यार अगर 17 लाख रुपए की वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट था वहां पे 1 बेडरूम का, तो अगर वो 17 लाख रुपए का एक प्रोडक्ट बिकता है तो आई थिंक हमें 3% कमीशन मिल रहा था। तो मेरे को वो 51,000 रुपए सर दिख रहे थे एक 19 साल के लड़के के लिए, मध्यम वर्ग से आते हुए। तो मेरे को लगता था यार ये 51,000 इज टू मच, कॉलेज में पढ़ने वाले के लिए तो बहुत बड़ी बात है उसमें 51,000। जी तो वहां पे सर 1-2 महीना लगाया, और मजेदार बात क्या हुई सर, 7वें-8वें दिन हमें एक सज्जन आए, वो बाइक पे आके रुके और उन्होंने बोला कि प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो मैंने बोला ये पीछे प्रोजेक्ट आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट सेलिंग योर ड्रीम सर। इंडिया में मेरे को लगता है कि आई थिंक हम सपने बेचते हैं, प्रोडक्ट तो बाद में आता है, और स्पेशली ऑफ प्लान की जब हम बात करते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज की। तो मैंने उनको भी यही बोला, मैंने सर ये ग्राउंड प्लस 17 का टावर है, और 17th फ्लोर की जो यूनिट है वो सबसे सस्ती है, क्योंकि उस पर कोई पीएलसी नहीं है। तो ऐसे सर इतना जितना बताया गया था उतना हमने बताया। बट मजेदार बात क्या है सर, वहां पे ना सीखने को बड़ा अच्छा मिला, क्योंकि एक वो जो कहते हैं ना ग्राउंड से स्टार्ट करा, ठीक है। सो 2 महीने के अंदर सर अच्छा ये हुआ कि थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना जानते थे, इंट्रोडक्शन आता था, सूट वूट पहनते थे, तो लोगों को कम उम्र में था, थोड़ा ट्रस्ट का फैक्टर था। बट मुझे लगा कि आई थिंक वो चीज जो एक मैंने सोचा कि मैं एज अ बायर मिस कर रहा हूँ, तो आई थिंक मैं उनसे कनेक्ट कर पाया। जो पढ़े लिखे लोग थे उनसे मैं अच्छे से बात कर लेता था, और वो समझते थे कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना, कि मैं खाली एक जो टिपिकल प्रॉपर्टी डीलर वाली जो लैंग्वेज थी वो नहीं बोल रहा था। सर हुआ क्या, मैंने कुछ 17-18 फ्लैट्स बेचे, और मेरे को अभी भी याद है कि मेरे को कुछ 2,70,000 रुपए के आसपास वो 2 महीने में मेरे को बने थे। सो मैं बड़ा खुश था कि 2,70,000 रुपए मुझे मिले, कुछ टीम का था, कुछ था, जो मिल मिला के मेरे को 2,70,000 रुपीज मिले। तो मेरा फ्रेंड भी बोलता है कि भाई तूने तो बहुत अच्छा कर। अब सर वापस कॉलेज गए 4th ईयर में, तो मैंने ना उसको बंद नहीं करा। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दीज प्रोजेक्ट साइड बाय साइड, ठीक है। तो मेरे को इंटरेस्ट आने लगा सर, और जब मैं कॉलेज में फाइनल ईयर में था, मेरा प्लेसमेंट भी हुआ। मैं जॉब करने गया सर आईटी में। आई हैव स्टडीड आईटी कंप्यूटर साइंस उस टाइम पे 2011 में, और एक गुड़गांव में एक लगी सर मेरी। तो वहाँ पे मेरा पैकेज कुछ 3.2 लाख रुपीस प्लस मतलब 3.2 लाख का सीटीसी था, प्लस कुछ कन्वेयंस वगैरह था। तो मेरे को सर बार बार मन में ना, वो 1-1.5 महीने मैंने जॉब करी, सीखा, ऐसा नहीं था, मेरे को प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी बड़ा इंटरेस्ट था पहले से ही। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो हिट हो रहा था कि यार ये कट कटा के 21-22 हज़ार रुपए मिल रहे हैं, है ना। और मैंने वो 2 महीने धूप में काम करा था, वहाँ पे मेरे को 2-2.5 लाख रुपए कमे थे। तो ये मेरा मन से, मतलब मेरा से क्वेश्चन था, मैं आपको सच बताऊं तो ये इत्तेफाक मान लो या फिर एक सेल्फ कॉन्शियस मान लो, तो मुझे वो मतलब समझ नहीं आ रहा था। और मैं क्या कर रहा था सर, प्रोग्रामिंग में वहाँ क्या होता था, एक टीम थी, वो एक गूगल से जाके कोड उठाया, हम कुछ नया तो कर नहीं रहे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मुझे लगा यार मैं ढंग का इंजीनियर तो शायद नहीं बन रहा हूँ। तो मुझे लगा, मैंने घर वालों से बात की कि सर मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने पेरेंट्स से बात करा, एंड वन फाइन डे आई डिजाइंड। विद इन 4-5 मंथ्स मेरे को समझ आ गया था कि ये कंप्यूटर बैठ के मेरे पे काम नहीं होगा। अब इसके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो वो पैसा, या फिर दूसरा मेरे को लगता है कि मेरे को लोगों से बात करना, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करना, या रियल टाइम में जो कहते हैं ना कि नए नए लोगों से मिलना। आई थिंक वो मुझे लगा कि मेरी एक अंदर की स्ट्रेंथ है, और मुझे वो शायद करना चाहिए, रादर बैक प्रोग्रामिंग या कोडिंग या कंप्यूटर बैठ के टाइम लगाऊं। तो आई थिंक सर ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। एंड उसके बाद सर आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ लोकल डेवलपर, थोड़ा मॉल साइड पे भी काम करा। एंड सर फिर तो मतलब सीखने की थोड़ी सी वो थी कि यार क्या होता है, क्यूरियोसिटी थी कि यार ये मॉल कैसे बनते हैं, मॉल में लीजिंग कैसे होती है, एक्शन कैसे होती है, पैसा कहाँ से आता है। सर वो सीखते सीखते फिर मतलब मेरे को लगा कि आई थिंक वहां से जर्नी शुरू हुई। एंड देन फिर मैंने मास्टर्स करी सर रियल एस्टेट में। आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन ऑफ माय लाइफ। एंड यू ऑल्सो वर्क विद आईपीसीज, आपका Yes. अनुभव काफी रहा है IPCs। सो वो कैसे रहा, हाउ डिड यू गेट इनटू दैट? सर जैसे मैंने बताया, एक थोड़ा सा ना रुचि थी, एक क्यूरोसिटी थी उस टाइम पे। जैसे मैंने बताया, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि चल यार तूने बीटेक नहीं करा। किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना सर, बच्चा पढ़ा लिखा इंजीनियर छोड़ छाड़ के कोई रियल एस्टेट में, मतलब प्रॉपर्टी डीलर वाला काम करे, तो वो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो घर वालों ने बोला यार तू कुछ और पढ़ ले। तो मैंने बोला चलो मैं एमबीए करूंगा, बट मैं करूंगा रियल एस्टेट में। सर उस टाइम पे ना कोई कोर्स होता नहीं था रियल एस्टेट का, मैं आपको 2012 की बात बता रहा हूँ।
सो मैंने सर्च करा सर, इंडिया में कोई था नहीं, थोड़ा सा मैं टेक्नोलॉजी में ठीक था तो मैं गूगल वगैरह नेटवर्क ज़रा रिसर्च करता था। फिर फाइनली सर मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाता हूँ एमबीए करने। मैंने मैनचेस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में अप्लाई भी किया। और मेरे को यही कंफर्म था कि मेरे को एमबीए करना है रियल एस्टेट में। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सर, मेरे को ना पैसे की वहाँ पे ऑब्वियसली मेरे को ये था कि जो मैंने रियल एस्टेट से कमाया है उसी को मैं इन्वेस्ट करके एज अ एजुकेशन लूंगा ताकि मैं आगे बढ़। क्योंकि सर थोड़ा थोड़ा मैंने सीखा, कुछ लोगों से मिला, जैसे आप हैं सर इंडस्ट्री में, इसी तरीके से 2-3 फोरम्स में गया मैं, और वहाँ पे मेरे को कुछ लोग मिले जो कि इंडस्ट्री के लीडर थे, और मुझे ये अंदर से फीलिंग आई कि यार मुझे इनके जैसा बनना है। ठीक है, ये कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं जो कि बाकी प्रॉपर्टी डीलर्स नहीं कर रहे, है ना। तो सर सौभाग्य था उस टाइम पे मुझे सही लोग मिले, कुछ लोगों ने गाइड करा, तो मैंने सर डिसाइड किया एमबीए करने का। फिर मुझे को पता चला सर एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एमआईटी के साथ पार्टनरशिप करा है, आरआईसीएस, जो अभी आप पूछेंगे भी ये क्वेश्चन। सो आरआईसीएस ने बोला था कि अनाउंस ही किया था कि हम इंडिया में एंटर कर रहे हैं और हम इंडिया में एक अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे जिसमें हम रियल एस्टेट पढ़ाएंगे। सर बिना सोचे समझे मैंने अपना वो मैनचेस्टर वाला जो एप्लीकेशन था उसको होल्ड पे डाला और मैंने जाके सीधे एप्लीकेशन डाल दिया एमआईटी में, वो आरआईसीएस स्कूल ऑफ बिल्ट एनवायरनमेंट में, कि जब भी आपका कोर्स स्टार्ट हो आप मेरे को बता देना, मैं आपका पहला स्टूडेंट। ऐसे सर मैंने एमबीए करा। और सर जो कहते हैं ना सीखने वाली इच्छा होती है, तो मैं साथ साथ सर पढ़ाई के साथ साथ काम करता रहा। नोएडा के अंदर एक्सप्रेसवे पे उस टाइम पे थोड़ा सा मार्केट बूम पे था, 2012 की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे अभी चल रहा है। तो वहाँ पे सर मैं डेवलपर्स के साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करता था, उनके प्रोजेक्ट सेल करता था, साथ ही साथ मैंने सर अपनी पढ़ाई चालू करी और बहुत कुछ सीखने को मिला सर। काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपर्ट आते थे वहाँ एमबीए पढ़ाने, जब हम पढ़ते थे तो अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज थे। मार्केट ड्यू डिलिजेंस कैसे करते हैं प्रोजेक्ट पे, मार्केट एनालिसिस कैसे होता है, प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी कैसे डिफाइन करती है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई सर। बहुत बहुत अच्छा कोर्स था मेरे को लगा, और जो मेरे को सीखना था सर वहाँ पे सीखने को मिला। और साथ ही साथ सर मेरे को क्या था कि क्योंकि मैं काम कर रहा था इंडस्ट्री में, तो इंटर्नशिप होती है फर्स्ट ईयर के बाद में, तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक आईपीसी में। उस टाइम पे वो डीटीजेड होती थी, आज वो क्लैम्पटन एंड वेकफील्ड नाम से है, सब लोग जानते हैं उसको। तो जब मैं इंटर्नशिप में गया तो सर मैं वहाँ पे गया तो आई थिंक उनको भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक इंटर्न इतनी सारी नॉलेज रखता होगा। बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस दे लाइक मी, और उन्होंने तुरंत के तुरंत मेरे को बोला कि आप अभी ज्वाइन कर। ठीक है, मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था और उन्होंने मेरे को प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं पीपीओ, तो उन्होंने मेरे को दे दिया था। तो मैंने एक एडवाइजरी टीम होती है जो कॉर्पोरेट फाइनेंस आपका कंसल्टिंग वैल्यूएशन करती है आईपीसी में। सो कुशमैन में सर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने पार्ट टाइम वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। तो 3 दिन मैं कॉलेज जाता था और 2 या 4 दिन में काम करता था। और उसमें सर मेरे को काफ़ी सीखने को मिला। कंपनी ने मेरे को स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं यंग था, तो ट्रैवल बहुत कराया। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे पैन इंडिया में जहाँ पे मैंने काम करा, डेवलपर्स में फंडिंग के लिए काम करा कि पैसा आता कैसे है, कैसे बैंक्स क्या पैरामीटर्स देखते हैं ताकि पैसा मिले। तो आई थिंक दैट वाज द जर्नी सर। काफ़ी कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, वैल्यूएशंस, कौन से प्रोजेक्ट, कौन सी लैंड पे कौन सा प्रोजेक्ट लगाना चाहिए, क्यों रिटेल आना चाहिए उस एरिया में, डिमांड सप्लाई क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आई थिंक वहाँ पे जो मेरे को लगता है कि एक एक्सपोजर और साथ साथ सीखने को काफ़ी मिला सर। आईपीसीज में ये बोला जाता है कि वहाँ पर आपको एनालिसिस, सर्वे, पेपर वर्क का बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, जिससे अनुभव भी बहुत मिलता है। इन्हीं सब चीज़ से आदमी समझता है। लोगों को लगता है कि ये फालतू काम करवा रहे हैं, लेकिन इससे बहुत अपनी जो स्टडी बहुत अच्छी बन जाती है इससे। सर देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। मतलब इसमें बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। चाहे कोई क्रिकेटर बात करे, क्रिकेटर की, राइट, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा, राइट, अगर वो मतलब अनगिनत बार उसने वही सेम बॉल खेलने की प्रैक्टिस करी होगी, अगर वो बैट्समैन है, अगर एक बॉलर है तो वो नई नई टेक्निक्स पे काम करेगा। और जो कहते हैं ना, मतलब तपना तो पड़ता है सर। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आराम से मिल जाती है, कामयाबी आराम से नहीं मिलती है। आप ऐसा नहीं है कि एलिवेटर पकड़ो और सीधे टॉप फ्लोर पे, नहीं सर। मेरे को नहीं लगता, आई थिंक वो अगर पहुंच भी जाता है कोई, तो आई थिंक वो सक्सीड नहीं कर पाता। बट जो क्या कहते हैं ना, ग्राउंड से जाता है सीखते हुए सारी चीज़ें, जैसे आपने बोला पेपर वर्क, अगर हमें रियल एस्टेट में काम करना है, अगर मैं आपको अपने आप को रियल्टर चाहना चाहता हूँ, तो सर मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, राइट। कहाँ पे क्या चीज़ें गलत है और गलतियाँ कैसे होती हैं सर, आप खुद करते हो, उन गलतियों से आप सीखते हो। और जब आप उन गलतियों से सीखते हो तो आप कोशिश करते हो कि नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना हो, या फिर आपके पास आसपास कोई वो गलती करने वाला हो तो आप उसको एटलीस्ट बताएं कि भाई ये चीज़ गलत है ना। तो आई थिंक वही सर आईपीसी ने करा। सो जब मैं था वहाँ पे तो सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। जैसा मैंने आपको बताया कि दिखने में सर अच्छा लगता है, डेवलपर बहुत अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी फैंसी पार्टीज करते हैं, बट क्या उनकी भी वैसी ही बात करती हैं, राइट? क्या उनके पास ओवर लेवरेज तो नहीं है? क्या
वो जो डेवलपर जो आपकी बातें कर रहा है, क्योंकि मार्केटिंग दिखावा करके सर हर बिल्डर अपना माल बेचना चाहता है, बट कितना स्ट्रॉन्ग उसकी बुक्स है, कितना स्ट्रॉन्ग उसकी बैकबोन है, क्या वो प्रोजेक्ट बना पाएगा, क्या वो नया प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएगा। तो आई थिंक वो सब होती है उसकी पीछे, जो अगर आप उसकी बुक्स देखोगे, बुक्स इन द सेंस कि उसके पास पैसा कितना है, उसके पास इन्वेस्टर कौन है, उसके पास बैंकर कौन है ना, उसने लेवरेज कितना लिया हुआ है, डायरेक्टर की इक्विटी कितनी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं सर, ये आई थिंक सिखाते हैं। सेम सर किसी भी एसेट क्लास में, जरूरत नहीं है कि आप शायद रियल रेजिडेंशियल की बात करें, मैंने कॉमर्शियल पे भी काम किया है, मैंने रिटेल में भी काम किया है सर। वेयर हाउसिंग बहुत इनिशियल एडवांटेज में था, और मैंने गवर्नमेंट के साथ उस टाइम पे आईपीसी में वी हैव कंसल्टेड देम फॉर स्मार्ट सिटी विजन जो आया था मोदी जी का, और साथ ही साथ सर जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होना चाहिए। तो बहुत अच्छा था जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आज बन रहा है सर, मुझे याद है उसमें डीपीआर लगा था और मेरे को चांस मिला था कि उस पर मैं काम करूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला सर। मतलब उस टाइम पे मेरे को एक्सपोजर बहुत अच्छा मिला। सो दिस इज वेरी गुड। सो ये केवल आपका इस बात का नतीजा है क्योंकि आपने वो समझने की और सीखने की चाह थी, विच लेड यू टू दिस, एंड वहां से एक एक स्टेप आप चढ़ते गए। जी सर। सो इन सब कंपनीज में जहां जहां आपने काम किया, इनका आपने या यूज तो किया ही, आपको काफी काम आया अपने काम में सारे पॉइंट्स। जी जैसे आपने RICS का कोर्स कंप्लीट किया, आप क्वालिफाइड हो, सो ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने आपके अप्रोच को और क्लाइंट्स को और दूसरे स्टेक होल्डर्स को, कैसे ये एनहांस करता है आपके काम? सो किशन सर, लाइफ ना बड़ी सिंपल होती है। देखिए, देर आर सम फंडामेंटल्स ऑफ डूइंग एनी बिजनेस, ठीक है। तो यही आई थिंक अगर हम RICS की बात करें तो वो भी यही सिखाता है। एंड आई थिंक आप NAR से काफ़ी एसोसिएटेड हो, उनके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, एथिक्स है। सो आई थिंक लाइफ को ना बेसिक फंडामेंटल्स को अगर हम समझ लेते हैं, राइट, किसी भी बिजनेस को, किसी भी प्रोफेशन को, तो आई थिंक दैट वुड बी ग्रेट। सो MRICS की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है सर, इसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर, राइट। चार्टर्ड सर्वेयर मतलब आपको एक एग्रेडेशन देता है, डिग्री देता है, या फिर आपको एक अकम्पलिशमेंट देता है कि अगर आप MRICS हैं, या मेंबर ऑफ RICS हैं, या आप FRICS हैं, या फिर आपने RICS से एसोसिएटेड है, तो एटलीस्ट आपके अंदर एक इंटीग्रिटी होगी, आपके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी होगी, आप एथिक्स को फॉलो करते होगे, आपको पता होगा कि जो भी आप कर रहे हो उससे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर आपके वर्क एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर आप जो वर्क स्पेस है उस पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। सो MRICS इज अ काइंड ऑफ अ क्वालिफिकेशन, जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए CAs होता है, राइट। सो बेसिकली जो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स होते हैं बाहर कंट्रीज में, तो वो MRICS होते हैं, राइट। साथ ही साथ इनके डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होती है। जैसे MRICS अगर आपको लेना है तो आप एज अ रेजिडेंशियल एक्सपर्ट ले सकते हैं, एज अ कॉमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपर्ट ले सकते हैं, एज अ डेवलपर एक्सपर्ट ले सकते हैं, एज अ वैल्यूअर ले सकते हैं, एज अ कंसल्टेंट ले सकते हैं। तो बहुत सारी स्ट्रीम्स है, ठीक है। आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ता है, आपको उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस दिखाना होता है, आपको अपनी एक्सपर्टीज बतानी होती है, केस स्टडी देनी होती है, उसके बाद आपको मिलता है। तो बेसिक बड़ा सिंपल सा है सर। मैं वापस आता हूँ, अगर फंडामेंटल्स हैं तो इसमें फंडामेंटल्स आपको बताए जाते हैं कि भाई आपको एज अ प्रोफेशनल अगर काम करना है तो कैसे ग्लोबली काम होता है, क्योंकि जब बड़ी कंपनीज इंडिया में आती हैं तो वो ऐसे ही प्रोफेशनल्स को ढूंढती हैं और उनको ट्रस्ट करती हैं सर। और आई थिंक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है सर, आपको नेटवर्किंग अच्छी होती है, आप एक लाइक माइंडेड पीपल्स के बारे में बात कर सकते हो कि अगर मुझे कोई बात करनी है किसी प्रोजेक्ट के बारे में और मैं जाके ऐसे बंदे से बात करूँ, उसको उसकी जो न्यू सेंसेस है वो पता ही नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है मेरी बात करने की। So I think you can get into the room with the right set of people. And second, because जो आप हो वही सामने वाला बंदा भी बन के आया हुआ है, right? So I think ऐसे accreditation सर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। MRICS is one of them. There are so many bodies like this. So अगर आप रियल एस्टेट में एज अ प्रोफेशनल काम करो तो मेरी एडवाइस होती है कि हमेशा सर अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, हमेशा अपने कुछ नई चीजें सीखो। बिकॉज कोई भी सर, मेरे को लगता है कि कोई भी इंसान ऐसा है, और जितने भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं या बिलियनियर्स हैं, जो सक्सेसफुल पीपल है, वो हमेशा कहते हैं हम अभी भी सीख रहे हैं, क्योंकि सर अगर वो सीख रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके साथ। तो आई थिंक एक जो कहते हैं ना, सीखने वाली इच्छा हमेशा रखनी चाहिए। एंड आई एम श्योर दिस इज द ओनली की ऑफ बिकम मोर सक्सेसफुल एज यू ग्रो इन योर लाइफ। Absolutely. Absolutely. Shashank, you've been witnessing the Delhi NCR Noida scene for a long time, over a decade.
that you have been in the industry. So क्या आपको नोटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस लगे अब तक? किस तरह पैराडाइम शिफ्ट हुआ है? दिल्ली एनसीआर के और नोएडा के इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े रोबस्ट हो गए हैं, तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा और किस तरह ये मार्केट चेंज हुआ है? सर देखिए मैं आपको बताता हूँ एनसीआर एज अ मार्केट मुझे लगता था हमेशा से, जब मैंने इंडिया से कंपेयर करा था, लाइक बॉम्बे से कंपेयर किया था दिल्ली को, तो बॉम्बे बीइंग आई वुड से वर्टिकल सिटी और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द कंट्री, तो वहाँ पे जो 90s में बूम आया था या अर्ली 80s या लेट 80s और अर्ली 90s में बूम आया था ना, वो शायद दिल्ली कहीं ना कहीं मिस कर गई, मुझे ऐसा लगता है ना, इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट। उसके रीजन काफी सारे हैं सर। जो मोर स्टेबल इन्वेस्टमेंट था वो सर बॉम्बे में ज्यादा आया विद कंपैरिजन टू दिल्ली। तो ये अंडर वैल्यूड मार्केट था सर पिछले कुछ डिकेड से, अगर मैं बात करता हूँ तो। yes, being a capital, it is a requirement. So that's why the government has decided to create some satellite cities, जिसमें कि आई हमारी गुड़गांव और नोएडा। ठीक है, ये अब नोएडा कम अप एज अ इंडस्ट्रियल टाउन, तो जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो दिल्ली से उठ के नोएडा आ गई। ठीक है, इस तरीके से नोएडा का गठन हुआ और ये खाली एरिया पड़ा हुआ था, क्लोज टू द रिवर्स, क्लोज टू द ड्रेनेजेस। तो स्ट्रेटेजिकली बड़ा अच्छा लोकेशन था, 15 मिनट 10 मिनट की दूरी पे था। तो एक ब्रिज बनाया, यमुना क्रॉस किया एंड यू आर इन। सिमिलरली सर गुड़गांव आया, जब गुड़गांव का स्टार्ट हुआ, सो बोथ सिटीज हैव कम अप इन द सेम टाइम बिटवीन द 80s एंड 90s, राइट? बिकॉज दिल्ली में रीडेवलपमेंट की परमिशन नहीं थी, आप ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थे, फ्री लैंड नहीं थी, फ्री होल्ड लैंड नहीं थी। तो इस करके इन दो सिटीज को बनाया गया एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द एयरपोर्ट, राइट, गुड़गांव हैज कम अप वेरी वेल. All the big corporates, all the MNCs has decided to venture into Gurgaon market, right? So that is one of the reason why, Gurgaon, what we are seeing today, the price has gone crazy. More and more residential organized developers has done up. On the other hand, Noida was not able to, think about as a those driving parameters, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउन की एक थोड़ा सा बना, फिर नोएडा में अफोर्डेबिलिटी के लिए लाया सर 2005-7 9 में 2009 तक में। सो नोएडा कम एज अफोर्डेबल लोकेशन नियर टू दिल्ली, तो वहाँ पे इजीली 20-25 लाख 30 लाख रुपए में फ्लैट मिलने शुरू हो गए थे, बिकॉज कुछ था नहीं वहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। अगर मैं बात करूँ कॉमर्शियल एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज कुछ था नहीं, कोई ऑफिस नहीं थे, कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं थी, एक तो कैंपस थे HCL जैसे। तो वहाँ से सर नोएडा का जो मैं कहता हूँ ग्रोथ स्टोरी शुरू हुआ। बट व्हाट हैपेंड इन 2014-15, जब गुड़गांव के प्राइस स्टार्टेड गोइंग अनअफोर्डेबल, then people have started seeing Noida as an opportunity, right? And there was a debate going on कि यार हम एयरपोर्ट लेके आते हैं नोएडा में, हम भिवाड़ी में लाते हैं, हम फरीदाबाद। तो ये काफी टाइम चल रहा था कि सेकंड एयरपोर्ट कहाँ पे आएगा। एंड आई थिंक 2018-19 में वी गॉट द क्लियर नोट दैट इट इज कमिंग टू नोएडा साइड ऑल्सो। सो गुड़गांव हैज सीन ट्रिमेंडस ग्रोथ पोस्ट कोविड। रीजन बड़ा सिंपल है कि सर सबको बड़े स्पेसेस चाहिए थे, सबने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करी एंड आई थिंक उससे काफ़ी डिमांड आई। दिल्ली के अंदर भी जहाँ पे कि कुछ लोकेलिटीज़ थी जहाँ पे कंजेस्शन था सर, छोटे छोटे 2 बेडरूम 3 बेडरूम थे। बट पहले क्या होता था, कोविड से पहले सर लोग सुबह उठ के अपने ऑफिस से चले जाते थे, शाम को आके सो जाते थे, तो घर पे उतना टाते नहीं। बट कोविड में क्या हुआ, जब लोग फंसे उस घर के अंदर, तो उनको समझ में आया कि यार मेरे घर में तो एक एक्स्ट्रा रूम भी नहीं है, बैल्कनी भी नहीं है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो आई थिंक सब लोगों ने सबसे पहले क्या करा कि भाई ये तो सब चलता रहेगा, पहले हम घर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं घर को, है ना। इससे काफ़ी डिमांड आई और शायद पैन इंडिया पूरे में यही हुआ, सबको रियलाइजेशन भाई लाइफ छोटी सी है, कभी भी जा सकती है, तो बेटर है कि इतना पैसा बैंक में रखने से बेटर है कि हम कुछ खरीद लें, है ना, बच्चों को एक अच्छे अम्यूनिटीज़ मिल जाए, क्लब हाउस हो। तो आई थिंक ये पूरा ओवरऑल रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पिक करा है सर कोविड के बाद में। सो नोएडा में भी सर सेम स्टोरी है। दूसरा जो ड्राइविंग सेक्टर, लाइक आपने बोला सर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो नोएडा इज वेरी वेल कनेक्टेड इन सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑल 3 सिटीज, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। अगर आप कंपेयर करोगे स्कूल्स की बात, नोएडा हैज द मोस्ट नंबर ऑफ बेस्ट schools अवेलेबल, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री इज अवेलेबल इन नोएडा. That is one of the driving factor why people are shifting to Noida. Second is infrastructure. It is very well connected with all eastern UP, Uttarakhand, right, Bihar, right. So उसको एक तरह से गेटवे है दिल्ली के लिए. अभी क्या हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन गए हैं, लाइक यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ एक्सप्रेसवे, एंड नाउ दे आर बिल्डिंग गंगा एक्सप्रेसवे. तो इससे क्या हुआ है, एंड दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे. So these expressways has bring a lot of connectivity to Delhi NCR, especially Noida market.
एंड जो ड्राइविंग फैक्टर भी है और जो माइग्रेशन हो भी रहा है, वो सबसे बड़ी बात है, ट्रैवल टाइम कम हो गया सर। अगर कोई बंदा कानपुर से ये दिल्ली में जॉब कर रहा है, नोएडा में जॉब कर रहा है, गुड़गांव में जॉब कर रहा है, तो वो कोशिश करता है कि वो आके नोएडा में घर ले ले, क्योंकि प्राइस अगर कंपेयर करोगे तो आज भी नोएडा और गुड़गांव में नोएडा का प्राइस थोड़ा सा कम है। आज के टाइम में तो सिचुएशन, वो जो गैप था वो कम हो गया है। पहले क्या था, ये गैप ऐसा था, गुड़गांव वाज कमांडिंग एट अराउंड 10,000 to 15,000 रुपीज a square feet of main areas. Noida is commanding around 7,000 to 10,000 रुपीज। तो वहां पे 10-15 हजार रुपए, 5,000 रुपए, 3,000 रुपए का गैप था। आज के टाइम में सर अच्छी लोकेलिटीज कुछ नेक टू नेक आ गई हैं, बट स्टिल अगर मैं देखूं, एक कंपैरिजन करूं सारी लोकेलिटीज की, तो नोएडा इज स्टिल अफोर्डेबल इन कंपैरिजन टू दिल्ली एंड so that is why Noida is booming, sir. And I think, like I said, this is going to be the same story what we have seen in Gurgaon. जब एयरपोर्ट आता है तो होता क्या है सर, कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, कन्वीनियंस बढ़ जाती है, ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। तो जो लोग हैं, जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपना घर अपने व्यापार के पास में रखें। तो आई थिंक मेरे को ये लगता है कि ये जो जेवर एयरपोर्ट अभी हमने बात कर ही रहे हैं साथ के साथ, तो इट इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडिया एंड एशिया, फोर्थ लार्जेस्ट इन एशिया। तो दिस इज गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ डिमांड एंड आई वुड से पॉजिटिव इम्पैक्ट on real estate market in Noida, sir. एंड शशांक, तो आपको क्या, जैसे विच आर द लोकेशंस इन नोएडा जो आपको लगते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, या उनको देखने का इन्वेस्टमेंट वहाँ करी जा सकती है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है? तो देखिए, नोएडा में ना अभी अगर आप बात करेंगे मेन सिटी नोएडा की, लाइक जो हमारा नोएडा एक्सप्रेसवे है, या फिर जो अच्छे पुराने डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, लाइक कुछ प्राइम सेक्टर्स हैं, लाइक सेक्टर 15 है, सो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पे कि एज अ बिजनेसमैन अगर आप देख रहे हैं, एज अ बिजनेस ओनर देख रहे हैं, या फिर आप एज आप चाहते हैं कि एक पूरे फुल्ली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके रहें, एक अच्छे नेबरहुड में रहें, कुछ लोकेशन है लाइक सेक्टर 44 जहाँ पे कि आपको बंगलोज एंड विलाज मिलते हैं starting from 250 meter to 500 meters, right? Similarly, 15A is one of the sector. Sector 50 is again sector. So these are the most prime sectors of Noida. And इनकी जो proximity है दिल्ली से सर, वो भी मुश्किल से 3 से 5 किलोमीटर मैक्सिमम है। 5 किलोमीटर within 10 minutes, 15 minutes, you are in Delhi. That's a kind of location, right? So there are a lot of people who are working in Delhi, Supreme Court lawyers, High Court lawyers. They are residing in these areas. Doctors, porters in Noida, they are living in these sectors. Now बात करते हैं हम अगर न्यू कॉन्डोमिनियम्स की, तो जो सबसे ज्यादा अच्छी लोकेशंस मानी जाती हैं सर, वो नोएडा एक्सप्रेसवे है, जो कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। इट इज अबाउट 26 किलोमीटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, स्ट्रेच, और जितना प्रोक्सिमिटी दिल्ली के पास है सर, उतना ही एक्सपेंसिव है। इट इज वेरी सिंपल अबाउट लोकेशन, राइट, इन रियल एस्टेट। अगर आप बात करोगे, किसी को चाहिए कि वो दिल्ली में काम करता है, एक अच्छा लग्जरियस विद एमेनिटीज चाहता है, तो आई थिंक देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स अलोंग विद नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जहाँ पे कि वो जाके प्रॉपर्टी ले सकते हैं। रेडी टू मूव इन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। प्राइस पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ सर, 12,000 से 15,000 रुपए स्क्वायर फीट का प्राइस पॉइंट है, जो कि हमारी रेडी टू मूव इन है। जो अगर हम लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी की बात करेंगे थोड़ा, तो वहाँ पे सर प्राइस पॉइंट हमारे शुरू हो जाते हैं लेके 18,000 से, इट कैन गो टू 30,000 रुपीज स्क्वायर फीट ऑल्सो। तो 30,000 रुपए फीट का रेट है अगर हम बात करते हैं थोड़ा लग्जरी प्रोजेक्ट की, विद अमेजिंग अमेनिटीज, एंड दीज आर द बिग साइज अपार्टमेंट्स, कॉन्डोमिनियम्स, अबाउट 3,000 to 5,000 स्क्वायर के अपार्टमेंट्स है ये। एंड दीज आर फ्रॉम द टॉप डेवलपर्स लाइक मैक्स एस्टेट्स, M3M हो गए आपके, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया, कल्पतरु हो गया। All good developers now are already entered in Noida market, or they are in process of entering. कुछ ने लैंड एक्वायर कर लिया है, लॉन्चिंग के स्टेज पे है, चाहे वो प्रेस्टीज है, पूर्वांकरा है, शोभा है। All big developers has seeing Noida as an opportunity, so you can expect that. सर अगर मेरे को आप पूछोगे कि कौन से एरियाज अभी फ्यूचरिस्टिक हैं, जो अफोर्डेबल भी हैं और जहाँ पे हमें रहना चाहिए, तो अगर आपको एक देख रहे हैं 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जहाँ पे कि आपको एंड यूज के लिए रहना है, तो रेडी टू मूव इन ऑप्शंस एक बनता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट, विच इज फर्दर एक्सटेंशन ऑफ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा इन बिटवीन, ठीक है। प्रोक्सिमिटी टू दिल्ली इज अबाउट 30 to 45 मिनट्स फ्रॉम दीज लोकेशन, एंड वहाँ पे आपको एक बेडरूम, 2 बेडरूम और 3 बेडरूम का अपार्टमेंट कहीं आपको 80 लाख से लेके इट कैन गेट यू 1.25 करोड़। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। इट कैन गो अप टू 2.5 करोड़ बिकॉज अभी प्राइजेस, लैंड प्राइजेस आर बिकम एक्सपेंसिव. So that is one market. The most promising market, if you have a 5-year, 10-year down the line, window, is near to the Jewar Airport. There's a huge investment by the government already, planned in that area.
there's going to be a toy city, there's going to be an international film city, there's going to be a recreational city nearby, and then जेवर एयरपोर्ट आ रहा है तो आप समझ लीजिए, तो वहाँ पे आपको प्लॉट्स के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 80 लाख रुपीस. And if you want to invest in an apartment over there, there are some upcoming developments over there which can be in the range of 5,000 to 7,000 rupees a square feet. And अभी अर्ली है, 4-5 साल का टाइम है, तो वो एक मेरे को लगता है इन रेजिडेंशियल दीज आर द गुड एरियाज. एंड कॉमर्शियल सर मेरे को लगता है कि कहीं भी ले लो नोएडा में, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी ह्यूज. दिस इज मोर लाइक अ रेजिडेंशियल सिटी नाउ. सो कॉमर्शियल एंड रिटेल तो डेफिनेटली वहाँ पे आने ही आना है. अमेजिंग, वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड शशांक. कमिंग, जब लग्जरी की बात आ रही तो ये बताइए, आपने लग्जरी रियल एस्टेट कंपनीज के साथ भी काम किया हुआ है, सो जी. उसमें व्हाट आर द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड कंसिडरेशन व्हेन यू डील विथ हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स? क्योंकि लग्जरी जो खरीदते हैं वो लोग अलग होते हैं, तो उन लोगों से डील करना और जो 2-3 BHK के जो रेगुलर लोग होते हैं, आई मीन द प्राइस बैंड, मिडिल इनकम ग्रुप वाले, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है. तो किस तरह उसको हैंडल किया जा सकता है और क्या उसमें डिफरेंशिएशन? सर देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा आपको, जो मैंने फील किया है पर्सनली. तो जब मैं कुशमन में था तो मेरे को ना ये बड़ा अच्छा सा गैप दिखा सर मार्केट के अंदर. कॉमर्शियल रियल एस्टेट मैनेज करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज थी, IPCs थी, बट रेजिडेंशियल की अगर बात करें तो सर एक भी कंपनी नहीं थी. ट्रस्ट मी, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंपनी एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन 2015 जो कि पैन इंडिया प्रेजेंट हो. ठीक है. और स्पेशली जो हाई टिकट साइज डील करे. लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी किसी बिलियनियर ने या फिर हमारे जो बिगेस्ट इंडिया के कॉन्ग्लोमरेट है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, हम न्यूज़ में पहले भी पढ़ते थे कि यार 300 करोड़ का घर बिका, किसने खरीदा? अंबानी ने खरीदा, बाटा ने अपना घर बेचा, है ना, कोटक ने, उदय कोटक ने कोई घर खरीदा, या कोई तो ट्रांजेक्शन करता होगा. वो एक क्यूरोसिटी थी सर मेरे टाइम पे, उस टाइम पे. So that's how I ended and seeing is the gap in the market. So we decided to, start looking, and then we found out this company, Sotheby's International Realty, बहुत ही जबरदस्त company है world में. So we decided to start that company in India. I joined that company, and sir, we have sold some, most beautiful and I would say curated properties in Delhi, Bombay, London, Dubai, Goa, right, Bangalore, and US, right, because there are a lot of global citizens in India. तो आपका जो क्वेश्चन था सर, उस पर वापस आता हूँ मैं. एंड सबसे बड़ा जो चीज आई थिंक जो लग्जरी बायर्स देखते हैं, लग्जरी सेलर्स देखते हैं, सबसे पहले द पर्सन शुड बी ट्रस्टवर्दी, राइट. इट हैज टू बी कमिंग फ्रॉम अ रिलायबल बैकग्राउंड. ठीक है. ही शुड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स. अगर आप सोचो कि कोई बंदा स्कूटर पे जाके, मैंने देखा ऐसी ट्रांजेक्शन होते हुए, बट मैं एक जनरल आपको बता रहा हूँ, एक स्माइट परसेप्शन है ना. एक बंदा स्कूटर पे जा रहा है, अपना स्कूटर खड़ा करके चप्पल में जाके, और किसी मतलब लेट्स से मेरे को घर खरीदना है 50 करोड़ का, और मैं बोलता हूँ सर आइए मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ. ठीक है. तो आप खुद सोचो कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा सर. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. 50 करोड़ में ज्यादा बड़ी बात करो, 5 करोड़ की बात करो, क्योंकि इट्स अ लाइफ सेविंग ऑफ समवन. इसका किसी का हार्ड अर्न मनी है. अगर कोई 5 करोड़ रुपए घर खरीद रहा है तो कम से कम उसके पास 10-15 करोड़ रुपए तो होंगे, मुझे ऐसा लगता है. तो आप सेगमेंट के साथ डील कर रहे हो, और उस सेगमेंट को क्या होता है ना सर, उस सेगमेंट को चाहिए एकदम राइट आंसर. उनके टाइम की बहुत कीमत होती है, राइट. सो देयर आर 3 पॉइंट्स टू दैट. वन, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट वेल, अंडरस्टैंड हिज टाइम इज मोर एक्सपेंसिव, राइट, देन एनीथिंग. अगर आप वो एक छोटी सी चीज ब्रेक कर लेते हो, बिफोर ही इवन थिंक अबाउट द क्वेश्चन, आपके पास वो आंसर होना चाहिए. आपकी जो कहते हैं ना, एक रिसर्च होनी चाहिए जो उसके साथ फर्स्ट हैंड. लाइक फॉर एग्जांपल किशन भाई बोलते हैं मेरे को आज कि शशांक भाई मेरे को घर खरीदना है दिल्ली के अंदर, और मेरा बजट 10 करोड़ रुपए का, और मेरे को 3 बेडरूम चाहिए, और मेरे को बालकनी चाहिए, और मेरे को पार्क चाहिए. ठीक है. आपने मेरे को आज बता दिया ये. ठीक है. पहली चीज मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौन सी 3 लोकेशन होंगी, है ना. और वो 3 लोकेशन कैसे डिसाइड होंगी सर, आपको पता होना चाहिए बीइंग अ रियल्टर कि भाई उसका काम कहाँ पे है, राइट. इज ही वर्किंग, उसकी ऑफिस है या फिर उसकी कंपनी है, और उसके ऑफिस से उस घर की दूरी कितनी होगी, उसको आने जाने में कितना टाइम लगेगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. अगर वो ट्रैवलर है या फिर एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है तो उसका ट्रैवल ज्यादा होता होगा एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट से प्रॉक्सिमिटी उसको पता होनी चाहिए आपको, है ना. ठीक. और तीसरा को लगता है कि बड़ा सिंपल सा, मैं बता रहा हूँ सर, फंडामेंटल्स है. अगर आपको इस पे बेसिक पे काम करोगे तो आई थिंक कोई भी रियल एस्टेट, कोई भी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हो किसी भी मार्केट में. तीसरा आपको देख, बच्चे हैं, फैमिली के साथ है, उनके लिए स्कूल कितनी दूर है, लाइक प्लेग्राउंड है कि नहीं है. पार्किंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. ठीक है. और
जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट tension free, stress free kind of a thing, right? That's why it is, you have a butler on board, you have quintessential services, you have all the amenities in these luxury projects, right? So you need to understand time is the essence for these luxury buyers or sellers. ठीक है, उनके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि उनका वो कोर बिजनेस नहीं है. आपका ये कोर, बट आपको समझना पड़ेगा उनका ये कोर बिजनेस बिल्कुल नहीं है. अगर आप उनकी वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, आप अपने आप को इतना जो कहते हैं ना ट्रेन कर सकते हो, एंड इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए, एंड जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे, यू शुड साउंड लाइक अ प्रोफेशनल. ऐसा ना हो कि अच्छा सर आपने बता दिया, अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, और आप उसको प्रॉपर्टीज भेजे जा रहे हो, तो ऐसे नहीं बनेगी ना बात. तो आई थिंक व्हेन यू आर about luxury, it is all about personalized services. You need to understand their requirement. You need to make sure that you can solve those problems in a nice manner. So that is my learnings, my experience. वेरी करेक्ट. जो आपने कहा शशांक कि ये जो लोग होते हैं, इनकी समझ और इनकी सोच अलग होती है. अगर आपको उनके साथ डील करना है तो आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उन्हीं की तरह सोचना होगा, तब जाके यू विल बी एबल टू मैच एंड गिव समथिंग टू देम. सो शशांक, ये बताइए कि सस्टेनेबल, आजकल ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबल हाउसेस, ये बहुत ज़्यादा चलन में है. सो व्हाट डू यू थिंक, इज दिल्ली एनसीआर एंड नोएडा आल्सो मूविंग टुवर्ड्स दैट? सो देखिए, चलन में नहीं है ना, रिक्वायरमेंट है. दिस इज अ नीड ऑफ एन आवर. अगर आज नहीं सोचेंगे ना तो कल बचेगा नहीं. मतलब सिंपल सी बात. बीइंग अ रियल्टर, आई थिंक इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. वी शुड ऑल्सो एडुकेट whenever it comes to any buyer or any seller or any developer. काफ़ी सारे डेवलपर्स बुलाते हैं चैनल पार्टनर्स को, ब्रोकर्स को, लीडर्स को, राइट, कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए. तो आई थिंक बीइंग अ रियल्टर, इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी एंड आवर मोरल ऑब्लिगेशन कि हम उनको बताएं कि सर आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन एमिशन है, जो वेस्टेज है आपके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, वो कम से कम हो. बिकॉज आप तो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो, बट आपके आसपास में लोग रह रहे हैं, बच्चे खेलने आते हैं. आपको पता नहीं है सर, कंस्ट्रक्शन से इतने ज़्यादा पार्टिकल्स निकलते हैं, इतने ज़्यादा पोल्यूशन होता है, हमें पता भी नहीं होता, बिकॉज इंडिया में कोई केयर नहीं करता, ना कोई मॉनिटर करता है. बट अगर एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेट्स से अपार्टमेंट्स की, एक हाई राइज की, आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया में सर इतनी ज़्यादा डस्ट जाती है, इतनी ज़्यादा जो कहते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल, जो हम एक पार्टिकल्स को मॉनिटर करते हैं सर. सो वो आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपके लंग्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक है. और तभी आपने देखा होगा एनजीटी बार बार कंस्ट्रक्शन पे बैन लगा देती है. देयर इज अ नॉर्म्स. सो आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी यूजफुल, और आई वुड से रिक्वायर्ड राइट नाउ that everyone should focus on that. Now talking about this, सर जब हम बायर से बात करते हैं जो कि सेल्फ अवेयर बायर है, जो कि अच्छे लग्जरी वाले या फिर आप बोलो मिड इनकम ग्रुप वाले हैं, जो एक वेल एजुकेटेड जनरेशन है सर. अभी जो मैं स्पेशली मिलेनियल्स की बात कर रहा हूँ या जेन जी की, सो दे आस्क दिस क्वेश्चंस. क्लाइंट सीधे पूछता है कि यार आपके पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि नहीं है, राइट, आपके पास सोलर एनर्जी है कि नहीं है, आपका जो क्या कहते हैं बिल्डिंग का मटेरियल है सर, वो क्या लगा रहे हो. आई थिंक इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने लिटरली इंटरेक्शन में सुने हैं सर, बायर के और की सेल्स टीम के. सो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड कॉन्शियस कॉल बाय द बायर्स. सो मेरे को लगता है कुछ डेवलपर्स भी हैं, लाइक डेवलपर्स लाइक DLF, शोभा, प्रेस्टीज, राइट, मैक्स एस्टेट. मैक्स हैज अ डिफरेंट, आई वुड से, प्रोडक्ट्स. सो उनका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो प्रीमियम तो है, बट वो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, बट साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस भी है. तो उनका प्रोजेक्ट आया था एक मैक्स स्टेट के नाम से. सर प्रोजेक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट ही ये था, जो मटेरियल वो यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ 100% सस्टेनेबल. इट वाज अ प्लेटिनम लीड सर्टिफाइड प्रोजेक्ट, फर्स्ट इन नोएडा, राइट, फर्स्ट इन NCR, आई वुड. तो आई थिंक इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छा एक प्रीमियम भी कमांड करते हैं. तो डेवलपर्स को भी ये सोचना चाहिए कि क्या मैं ऐसी चीज़ों को यूज़ करूं जो डेफिनेटली एक एनवायरनमेंट पे कम इम्पैक्ट करे, और दूसरा दे कैन मेक इट मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि ओबियसली कॉस्ट भी होती है सर जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं. तो कुछ डेवलपर्स वो कोशिश करते हैं कि इस कॉस्ट को ना ले, जबरदस्ती का प्रोजेक्ट कॉस्ट क्यों बढ़ाना है. बट उनको ये भी समझना चाहिए कि आज का वो प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ा के आई थिंक फ्यूचर का आप एक थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर, है ना. तो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी बेसिक प्रैक्टिसेस, और मेरे को लगता है गवर्नमेंट साइड से भी सर कंपलसरी होना चाहिए. कुछ रेरा ने डाला हुआ है अपने पॉलिसीज में, एंड देयर आर सम एडिशनल बेनिफिट ऑल्सो कि डेवलपर को एडिशनल FAR मिल जाता है अगर वो सस्टेनेबल बिल्डिंग या ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं. तो आई थिंक जितने भी अच्छे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं सर, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कॉन्शियस कॉल है, बिकॉज देयर मैनेजमेंट इज टॉक अबाउट इट.
and they take it as a most important parameter when they plan the project. But on the other hand, some small developers category B C वो उसको compromise कर जा, तो definitely it's a requirement sir अभी मेरे हिसाब से. कई गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे हमारे पास पुणे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिबेट देती है टैक्सेशन में. अगर आप सस्टेनेबल अगर आपके पास है जैसे सोलर पावर अगर आप जनरेट कर रहे हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सोसाइटी में है, तो 5% टैक्स भी छूट मिल जाती है. सो ऑल दिस काइंड ऑफ फैक्टर्स आल्सो देयर. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर. आई थिंक ये पॉलिसी सभी गवर्नमेंट बॉडीज को अप्रूव करनी चाहिए ताकि डेवलपर को भी इसमें एक मोटिवेशन आए. और दूसरा सर को लगता है कि सही और गलत में देखो सबको पता है सर सही क्या गलत क्या है. डेवलपर्स ऑल्सो नो दैट. तो मेरे को लगता है कि आई थिंक इट्स अ कॉन्शियस कॉल ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बीइंग अ प्रमोटर, बीइंग अ डेवलपर, एंड जो भी इसे देखेगा तो मेरा सजेशन उनको यही रहेगा कि प्लीज फोकस ऑन दैट. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज कल तभी होगा जब आज हम उसके बारे में सोचेंगे. मेरे को ये लगता है what we are leaving for our next generation, I think it is a very conscious goal. कल को बच्चे हमारे भी बड़े होंगे, हर डेवलपर के भी बड़े होंगे. एंड कहना बहुत आसान है कि इंडिया गंदा है सर. इंडिया को साफ करने के लिए हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी. पहल तो हमें ही करनी है. Being a this generation, I think this should be the objective. This very very valid point, and I would request all the viewers who are watching this कि इस बात पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और whenever you're going to buy a house, ये insist कीजिए कि it should be a sustainable house, ताकि आगे वाले पीढ़ी को भी इस चीज़ का फायदा हो सके. बिल्कुल सर. आई थिंक इस पे ना मैं बड़ा सिंपल सी बात बोलता हूँ एंड दिस इज अर्ज टू एवरीवन कि कोशिश करो सर लाइट को अगर आप नहीं यूज कर रहे हो तो उस रूम की लाइट बंद कर दो. ऐसा नहीं है कि बिल ज़्यादा आएगा, बट शायद आप वो एनर्जी बचा रहे हो और वो एनर्जी जनरेट करने में कॉस्ट लग रही है. सिंपल पानी के लिए है सर. अगर पानी उतना ही रखो अपने पास, स्टोरेज उतना ही करो जिसकी ज़रूरत है. मैंने काफ़ी हाउस होल्ड में देखा है सर, लोग अपने ड्राम्स भर लेते हैं, उस पानी को फिर अगले दिन फेंक देते हैं, पीने वाले पानी. आप तो वो वेस्ट कर रहे हो, बट एक्चुअली देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर काइंड ऑफ मिसिंग दैट वाटर, ड्रिंकेबल वाटर. सो यू आर लकी इनफ, सो वी आर लकी इनफ कि हमारे पास ये सारी लग्जरीज है. बट आई थिंक उन रिसोर्स को हमें थोड़ा सा तो कहते हैं कॉन्शियसली यूज करना चाहिए, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए. Absolutely. Shashank, coming back to our work, digital technology ने काफ़ी चेंजेस लाई है हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में भी. तो आपको क्या लगता है कि किस तरह उसका इम्पैक्ट आया है और आगे किस तरह और इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए क्या फायदा हो सकता है अपने सेक्टर? सर मेरे को लगता है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है कोविड के बाद में तो स्पेशली, बट मेरे को लगता है 2015 से स्टार्ट हो गया था आना. एंड नाउ आई थिंक यू एंड मी आर ऑल्सो टॉकिंग ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म. तो 10 साल पहले अगर मैं आपको ये चीज़ बोलता तो आप बोलते पॉसिबल ही नहीं शशांक भाई, आप मैं दिल्ली आता हूँ या आप पुणे आओ, है ना. तो ये चीज़ पॉसिबल है. बट आप सोचो कि आई वॉज विद EXP, द प्रीवियस कंपनी, क्लाउड बेस्ड ब्रोकरेज थी जो हमने शुरू करी 2020 में इन इंडिया. सर 1500 से ज़्यादा एजेंट रियल्टर्स पैन इंडिया काम करा उसमें, एंड विदाउट हैविंग अ फिजिकल ऑफिस. सर एक फिजिकल ऑफिस नहीं है. आज तक कोई इंटरनेशनल जो टॉप मैनेजमेंट है वो कभी इंडिया नहीं आया. सब वर्चुअल, एवरीथिंग इज वर्चुअल. सारे लाइसेंसेज है हमारे पास, रेरा लाइसेंसेज है. साल के सर मैं बोलता हूँ 700 से 800 घर 1500 करोड़ 1200 करोड़ की सेल कर रहे हैं. तो ये पॉसिबल हुआ 4-4.5 साल में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो मेरे पास एक लिविंग एग्जाम्पल है सर इस चीज़ का. इट इज़ ऑल अबाउट इन आवर माइंडसेट कि भाई हमारा एक ब्लॉकेज है माइंड में कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट सब कुछ पॉसिबल है. सो हमें देखना पड़ेगा एज अ रियल्टर, एज अ रियल एस्टेट एजेंसी, एज अ डेवलपर कि हम कैसे ये जो टेक्नोलॉजी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में उनको हम कैसे यूज़ करें अपने बिजनेस पे. ऑब्वियसली यूज़ केस सबका डिफरेंट होता है, बट अगर हम एक समझदारी से एक प्रोफेशनल को हायर करके या एक टेक के बंदे को हायर करके उसकी एक्सपर्टीज को यूज़ करें अपने बिजनेस को ग्रो करने में, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दी एजेंट्स. अभी मैं कहता हूँ सर बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट बना लिया, CRM बना लिया है, दे स्टार्टेड यूजिंग ऑटोमेशंस इन द बिजनेस, बट देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. अगर मैं आपसे पूछता हूँ किशन सर, आपको पता है ऑटोमेशन क्या होता है? कि जो ही हम डिस्कशन कर रहे हैं जी, अगर मैं आपको बोलूं, मतलब जस्ट इमेजिन आज AI को यूज करके ये सारा डिस्कशन विदाउट इवन हैविंग अ कन्वर्सेशन, एक स्क्रिप्ट बना के आप मुझे दे दो मैं आपको दे दूं, ये सारा डिस्कशन ऑनलाइन हो जाएगा, जरूरत भी नहीं है. तो ये भी एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है मार्केट में. आप सोचो फ्यूचर हमारा कहाँ जा रहा है? फ्यूचर हमारा जा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाए यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है,
तो बीइंग अ रियल्टर आई थिंक वी शुड ऑल इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, लर्निंग दीज टेक्नोलॉजीज. अभी मैं दुबई में था, वहाँ पे आई कम अप विद द एआई एजेंट्स, अभी इंडिया में भी आ गए हैं. तो आप एक कंप्यूटर को ट्रेन कर रहे हो, राइट? एक एक वर्चुअल एजेंट को ट्रेन कर रहे हो कि वो आपके जैसे बात कर सके. और किशन भाई, आप सुन के मतलब मैं दंग रह गया था. तो उन्होंने क्या करा, मेरे से 15 मिनट बोला कि आप बात करो, और मेरी रिकॉर्डिंग उन्होंने उस एआई एजेंट को सुनाई. ठीक है. और सर उसके बाद में एक मेरे पास कॉल जनरेट हुई, वो भी मेरे पास फोन आई. ठीक है, कॉल भी मेरे पास आई. मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, मेरी वॉइस सॉल्यूशन में, कि मैं जैसे बात करता हूँ मेरे ही तरीके से, मेरे ही पिच से. तो बेसिकली मेरा एक वर्चुअल एजेंट उन्होंने क्रिएट करा मेरे सामने आधे घंटे के अंदर. तो दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल. अब आप सोचिए कि आपके पास सेल्स में आप काम कर रहे हो, ठीक है, आपने एक ऐसा वर्चुअल एजेंट असाइन कर लिया जो कि आपके बिहाफ पे कोल्ड कॉलिंग कर रहा है. आप अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हो, और ऑन दी बैक एंड आपके अंदर आपके लिए एक फनल तैयार हो रही है. तो आई थिंक दिस इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच एवरी एजेंट शुड फोकस. दूसरा सर सीआरएम है. लोग सीआरएम लगवा लेते हैं बट उसको यूज नहीं करते हैं. आई एम टेलिंग यू, टेक बैकग्राउंड, जितनी इंफॉर्मेशन आप उसके अंदर डालोगे, जितनी उसकी जो टूल्स अवेलेबल है, वो आपका बिजनेस सर एक स्ट्रीमलाइन कर देता है, आपका एक फनल क्रिएट कर देता है. लेट्स से आप जितने लोगों से मिल रहे हो डेली, आप उसको जाके सीआरएम में एंटर करो कि भाई मैं इससे मिला, इसकी ये रिक्वायरमेंट थी, इसकी ये डिटेल थी, अब अगला एक्शन मुझे इस पे ये ले. आप क्या होता है सर, भूल जाते हो. बट आपका जो सीआरएम नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई आप इससे मिले थे, आपको इसको मेल भेजना था, आप इसको मेल भेज दीजिए. ठीक है. अभी तो सीआरएम ऐसे भी हो गए हैं कि आप उसको बोलो कि ऑटोमेटिकली मेल भी भेज देगा सर. एआई तो इज लाइक सो पावरफुल राइट नाउ. एंड अगर एआई कोई नहीं सीख रहा है, नहीं समझ रहा है, तो सर मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ पिछड़ जाएगा. क्योंकि जब आप आगे भाग रहे होते हो, बहुत बड़े लीडर हो, ब्रोकरेज आपकी अच्छी है, बट आपके जो पीछे आ रहे हैं ना भागते हुए, नई नई टेक्नोलॉजी को सीखते हुए, वो आपसे कब आगे निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा. बिल्कुल सही है. वो कहते हैं ना, चेंज और पेरिश. अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो यू विल बी टोटली स्वेप्ट ऑफ द मार्केट. बिल्कुल सर. तो बहुत सारे एग्जाम्पल सर. आई थिंक कुछ जिन्होंने कंपनीज की भी बात करूंगा, डेवलपर्स की फॉर एग्जाम्पल, जो ये डेवलपर्स अच्छी सेल्स कर पाते हैं. जैसे हम देखते हैं गोदरेज, बिगेस्ट डेवलपर इन इंडिया, कितना 28,000 करोड़ कुछ बेचा है. सर क्यों बेच लिया 28,000 करोड़? क्योंकि सिस्टम है, प्रोसेस है, सबको वही फॉलो करना है, नो मैटर वो पुणे में है चाहे दिल्ली में है. उनकी स्ट्रेटेजी है कि भाई सारे कैंपेन्स एक टाइम लाइव करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो, डेवलपर्स को यूज करो, सॉरी ब्रोकर्स को यूज करो, एसोसिएशन को यूज करो. सर वो बिल्टअप करते हैं ताकि जिस दिन लॉन्च हो उस दिन उनका सारा प्रोजेक्ट बिक जाए, है ना. सो दीज आर द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज विच स्मॉल डेवलपर्स शुड आल्सो लर्न, राइट. हायर गुड प्रोफेशनल कंसल्टेंट, पार्टनर विद राइट पीपल, राइट. एंड आई थिंक दैट्स द की. और टेक्नोलॉजी तो सर अगर नहीं यूज करोगे तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि नहीं बन पाएगी कंपनी. पेरिश हो जाएंगे. जी. Shashank, Delhi NCR या नोएडा is not different from any other market in the country. हर मार्केट में अपने सेट ऑफ चैलेंजेस आते ही हैं, और इंक्लूडिंग रेगुलेटरी चेंजेस जो भी होते हैं. सो दिल्ली के मार्केट में भी, नोएडा के मार्केट में भी ये सब हुआ है. तो आपको क्या लगता है इसका मार्केट डायनेमिक्स पे क्या असर पड़ा है? चेंज ऑफ रेगुलेटरी, जैसे रेरा आपके पास इंट्रोड्यूस हुआ, थोड़ा लेट ही हुआ, शुरुआत महाराष्ट्र से हुई, बाकी स्टेट्स ने थोड़ा लेट उसको एडॉप्ट किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो तो रहा है. तो इसका क्या असर पड़ रहा है मार्केट के ऊपर? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट. एंड वही सबसे बड़ा रीजन है कि जो डेवलपर्स, जो एनआरआई मार्केट था, वो पहले बीच में ना सबने अपने हाथ जला लिए थे. मैं काफी सालों से एनआरआई मार्केट में काम कर रहा हूँ. सो मेरे को याद है 2015-14 में जब हम बात करते थे, 14 में, तो पीपल वर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट दिस कि भाई इंडिया में तो कोई रेगुलेशन ही नहीं है, इंडिया में तो कोई डेवलपरों की मनमानी होती है, हम जाते हैं उनसे बात करने तो हमें भगा देते हैं, 4 बाउंसर्स खड़े कर लेते हैं, ना घर देते हैं और ना क्या कहते हैं, हमें हमारा पैसा वापस करते हैं. आई थिंक रियल एस्टेट रेगुलेटरी जब से आई है इंडिया में, रेरा जब से आया है फ्रॉम 2017 आई वुड से में, तो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हुआ है. लाइक यस, महाराष्ट्र इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग, चाहे वो डेवलपर की साइड से, चाहे वो एजेंट की साइड है. एंड आई थिंक एवरीवन इज लर्निंग, है ना. एक आइट्रेशन चल रहा है अभी इंडिया में. अभी हम एक इवेल्युएशन आई वुड से में हम इवॉल्व हो रहे हैं सर. सेम एनसीआर मार्केट भी. तो जैसे महाराष्ट्र में अभी रेरा आया है ब्रोकर्स के लिए, एंड आई थिंक आई एम श्योर महाराष्ट्र न्यू दिल्ली है या फिर हरियाणा है या फिर यूपी है. यूपी ने तो नोटिफिकेशन भी डाल दिया दैट एवरीवन हैज टू गो फॉर द ट्रेनिंग एंड देन सर्टिफिकेशन एंड देन यू नीड टू गेट द रेल. सेम महाराष्ट्र वाला पैटर्न पे. तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू हैपन एवरीवेयर. एंड आई नो सर यू आर अ वेरी काइंड ऑफ पायनियर of driving this project. So thanks to you, because this is a need of an hour.
बात करते हैं मार्केट डायनामिक्स की सर, तो डेफिनेटली ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी आई है। डेवलपर्स को भी एक फियर है, एक एजेंट्स को भी फियर है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वील बी गेट punished, right? Will be get punished in terms of maybe penalties, maybe jails, right? So there are some accountability right now, and I think it's good for the market. As a professional, I can tell you, whenever you go, you can actually build some trust. कि sir, let's say for example, client अगर हम बायर के साथ डील कर रहे हैं, बायर का एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या होगा अगर ये प्रोजेक्ट नहीं था हुआ टाइम से डिलीवर, तो आप उसको बोल सकते सर आपके एग्रीमेंट में क्लोज लिखा हुआ है एज पर रेरा, अगर ये डिले करता है तो आपको 100% से आपको पेनल्टी मिलेगी या इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? सो इट यूज टू बी वन साइडेड अर्लियर, दैट इज मोस्ट कॉमन केस। सेकंड क्या होता है सर, एमिनिटीज प्रॉमिस कर देते हैं बट डिलीवर नहीं करते डेवलपर्स, पैसा बचाने के चक्कर में। जब बेचना होता है तो कुछ भी बता देते हैं। तो आई थिंक सेकंड इज दिस, नाउ अगर आपने कुछ लिख के दे दिया तो वहां पे आप उसको चैलेंज कर सकते हो अगर वो नहीं मिला। तो ये एक राइट्स है सर, एक नॉर्मल यू नो आई वुड से इंडिविजुअल के। एंड आई थिंक फॉर इंडिविजुअल्स ऑल्सो दे शुड बी अवेयर अबाउट दिस, बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, अभी भी लोग नहीं पता। एंड दे बोलते हैं कि यार डेवलपर ने बोला तो ये था और अभी ये मिल नहीं रहा, राइट? कई बार क्या होता है, डेवलपर बोलता है जी मेरे को आपको 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट दूंगा, पर देता है उसको 900 स्क्वायर फीट का, या बोल देता है कि ये 1300 का हो गया, अब आप 200 के पैसे और दे दो, है ना? तो ये सारी चीजों को आई थिंक रेगुलेशन से होगा क्या कि एक ट्रस्ट तो डेफिनेटली आया ही आया है। और जैसे जैसे ये चीजें और स्ट्रिक्ट होंगी तो मेरे को लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी आएगी सर, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हम एज अ ब्रोकर हैं, चाहे एज अ एजेंसी हम बात करें, डेवलपर्स, इंडिविजुअल्स। तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मेक मार्केट मोर मैच्योर, जो हम अभी ग्लोबल मार्केट्स में देखते हैं, राइट? सिंगापुर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। दुबई भी बहुत लीनियंट था 2008-9 तक, उन्होंने रेरा इंप्लीमेंट करा 2008 में। तो 2008 से आज तक की जर्नी हमने दुबई में देखी है पिछले 12-14 साल में, 15 साल के अंदर। सो आई थिंक 2017, 2029 और 30 अगर आप देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट मार्केट। वी विल बी इन अ वेरी मच आई वुड से मोस्ट स्टेबल मार्केट इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है सर, बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया में, चैलेंजेस अपने हैं, डिफरेंट रेगुलेटरीज हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो कुछ भी चीज एक दिन में आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। तो 2017 से आज मैं 24 की बात कर रहा हूँ या 25 की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक काफी कुछ हुआ है। एंड मेरे को लगता है अगले 5 साल में और ये मार्केट बेहतर होगा। बिल्कुल सही है। आपने राइटफुली बोला कि बहुत बड़ा देश है हमारा, और उससे बड़ा भी सबका माइंडसेट चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी। लोग आसान काम को इमीडिएटली शॉर्टकट को अपना लेते हैं, लेकिन उसको सारा सीख कर करना उनको थोड़ा दिक्कत होती है, उससे तो थोड़ा वक्त लगता है। जैसे बोलते हैं नाक में नकेल डालने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो ये वो काम अभी चल रहा है। एंड सर देख दूसरा क्या था ना, जैसे लाइसेंस आप एक सीधा आप ऐसे बोल रहे हो कि भाई लेट्स से कि मैं बोलूँ कि आज हम एक कोई काम करते आ रहे हैं, जैसे हम नहा रहे हैं, लाइक डेली हम नहाने जाते हैं, ठीक है, और मैं कल से बोल दूं कि भाई अब नहाने से पहले ना आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर इट्स लाइक दिस थिंग, क्योंकि बचपन से हमें बताया ही नहीं गया है कि नहाने भाई जब मन करेगा, जिसका जब जान लेगा, है ना, कभी कोई कहीं भी नहा सकता है। तो सिमिलरली ऐसे रियल एस्टेट का था सर, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई रूल नहीं था। अब अचानक से एट द एज ऑफ 50, जैसे मैं बोलता हूँ सर आपको 40 साल हो गए रियल एस्टेट करते करते, अचानक से बोल दो भाई आप जाके अब एग्जाम दो, तो यार आप बोलोगे कि यार एग्जाम क्यों दूं, मैं तो ऑलरेडी इतना पैसा कमा के बैठा हूँ, मेरे यहाँ तो 50 लोग काम करते हैं, किस बात का एग्जाम दूं मैं? मुझे बता रहे हैं मैंने 500 से ज्यादा प्रॉपर्टी बेची है। मैंने ये सुना है सर, रियल टाइम में सुना है, लोगों के चैलेंज है, मैं क्यों लूँ भी रेरा, मैं नहीं लेता रेरा, मेरा काम तो सारा कैश में चलता है। सर ये तो मार्केट प्रैक्टिस है, क्योंकि कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई पैरामीटर्स नहीं थे, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके रियल एस्टेट रियल्टर बन जाता है, आज भी बन जाता है, वो चैलेंजेस आज भी मेरे को लगता है। बट आई थिंक वो होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को सिस्टम से फॉलो करने के लिए। तो अगर एक डॉक्टर की बात करते हैं तो उसको भाई 5 साल जो कहते हैं ना, पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर 3 साल उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके वो बेचारा पहली सर्जरी का 8 साल लगते हैं। यहाँ इंडिया में क्या ऐसा रियल एस्टेट बस कोई भी कभी भी शुरू हो जाता है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन माई ओपिनियन, वेरी गुड एंड द सेंसिटिविटी। क्योंकि सर किसी का आप हार्ड मनी के साथ खेल रहे हो, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से नीचे कुछ आता नहीं आज के टाइम में। अब किसी के 1 करोड़ रुपए आप किसी गलत जगह में डलवा दो, जस्ट बिकॉज आपको पैसे कमाने हो 2-5 लाख के चक्कर में, आप उसकी सोचो ना यार उसका क्या होगा। तो आई थिंक इट इज नेसेसरी टू हैव रूल्स, एजुकेशन इन दिस इंडस्ट्री, स्पेशली फॉर रियल्टर्स, मुझे ऐसा लगता है। Shazan, looking at what are the major trends you anticipate shaping the Delhi real estate market in the next coming 5 to 10 years?
सर इसका ना 3 आंसर है मेरे पास। मैं बात करूँगा डिफरेंट एसेट क्लास के लिए, ठीक है? सो मेरे को एक लगता है सर रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी इज गोइंग टू बी ह्यूज। देयर इज अ शॉर्टेज इन नोएडा एंड गुड़गांव मार्केट फॉर हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल. So organized retail I'm talking about, high street retail I'm talking about, considering the population and the growth and the migration what we are seeing. So these are the two emerging sectors in Noida and Gurgaon, hospitality and retail. Second, if I talk about the residential asset class, yes, affordability is a challenge right now in Gurgaon and Noida. So I think the nodes and suburb areas are coming up really well. So there's going to be a huge demand. Already वो supply demand का gap है यहाँ पे, एक funnel जो कहते हैं ना एक vacuum बन गया है. तो नोएडा के अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, कुछ भी अवेलेबल ही नहीं है 1 करोड़ to 3 करोड़ के अंदर, ठीक है? जो आता है वो रीसेलर होगा, एंड इसके लिए सबसे बड़ा बायर है. अब कोई भी आदमी 4 करोड़ तो अफोर्ड कर नहीं सकता है, और वो 1 करोड़ नीचे भी नहीं जाना चाह रहा. तो ये बेसिकली लोअर आई वुड से मिडिल इनकम ग्रेड टू अपर मिडिल क्लास काइंड ऑफ प्रोफाइल, जो कि हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, एनुअल इनकम इज अबाउट 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज, दे कैन इजीली अफोर्ड, एंड दे वांटेड टू हैव इन द मेजर पार्ट ऑफ द सिटी जहाँ पे अच्छे स्कूल्स एक्टिविटी हो. तो आई थिंक वो एक सेगमेंट है जहाँ पे मेरे को लगता है कि इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर एनीवन टू कम. थोड़ा चैलेंजिंग है बिकॉज कॉस्ट ऑफ लैंड इज वेरी वेरी, तो उस लिक्विड साइज में प्रोडक्ट बना पाना with all the requirements, that is one opportunity for the developers they should consider. For our end user, I think जैसा मैंने बोला suburbs like फरीदाबाद, गाजियाबाद, because of RRTS Rapid Rail Transit System जो भी आया है, तो there are 3 nodes जो कि आपका एक दिल्ली लोनी हो गया, दिल्ली सोनीपत हो गया, दिल्ली अलवर हो गया जिसमें आपका गुड़गांव से होता हुआ जाता है, एंड देन दिल्ली मेरठ हो गया. So these are some of the nodes जहाँ पे कि suburbs going to be more developed, और वहाँ पे भी अफोर्डेबल है. आप 50 लाख से लेके 75 लाख रुपए में एक अच्छा घर मिल जाता है, प्लॉट भी मिल जाता है, रहने के लिए अपना घर बना सकते हो. एंड प्रोजेक्ट्स में सर आपको अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं 2-3 बेडरूम, और यहाँ से ट्रेवल टाइम आपका दिल्ली का या नोएडा का या गुड़गांव का आप मान के चलिए 30 मिनट से 1 घंटे का टाइम है विद रोड और RRTS. तो आई थिंक दीज आर सम गुड अपॉर्चुनिटी. थर्ड मैं बात करता हूँ सर कॉमर्शियल की, और आपका जो आजकल चल रहा है ना फ्रैक्शनल ओनरशिप की, और या कि आप बोलूंगा मैं आपको को लिविंग की. ये बड़ा नया सा कॉन्सेप्ट है, मेडिकल हाउसिंग हो गया, को लिविंग हो गया, बट दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू एसेट क्लास इन माय ओपिनियन व्हिच एवरीवन शुड एक्सप्लोर if you are an investor, if you are looking to get into this space. Co-working player is the biggest driver in India right now if you talk about the commercial absorption. So office space की जो absorption की बात करता हूँ, hybrid work environment चल रहा है. काफी सारी कंपनीज हैं जो 2-3 दिन ही बुलाती हैं अपने एम्प्लॉइज को, एंड ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस ऑल्सो, लाइक रोटेशंस पे लोग काम कर रहे हैं, हायर मैन पावर कैन ऑपरेट आउट ऑफ लिमिटेड ऑफिस स्पेस. So I think these are new trends what we are witnessing. But I think co-living and student housing and senior living, I think these are the 3 new opportunities for developer to consider or investors to consider. And for end users, as I said, if you are looking to invest something, so buy near the upcoming airport because of lot of I would say planning by the government. So if you have a holding capacity of 3 to 10 years, I think this is the market to enter in terms of money. Amazing, very nice. Shashank, coming to the realtors, the brokers, they form a very important part of any real estate transaction. आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्स रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू हो रही है. So how do you see the role of the real estate professionals evolving in the face of this increasing technological advancements? सर मेरे को लगता है आई थिंक एज अ रियल्टर ना, जस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी एवरी रियल्टर शुड हैव इज अ ट्रस्ट building, right? So you need to understand ki you are dealing and they are dealing with you because you are the expert, right? So you really need to establish the right advice, right? And focus on, emphasize on, giving them the best opportunity or best property which you feel that you should buy. Put yourself in the client's shoes, whether it's a buyer or seller, and take that call, right? Because if you are like able to buy it, then only you will be able to sell it. So that is how I always train to my team also. Trust building is very, very, important. Relationships, we call it in another way. So relationship with your client can bring, more business to you. And this always come, with trust.
दूसरा एक मेरे को जो लगता है, जैसे मैं डील करता हूँ, काफी सारे एजेंट्स हैं मेरी टीम में भी, को ट्रेन भी करता हूँ मैं। सो एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने देखता हूँ ना, एजेंट्स आर नॉट सक्सेसफुल. 80 to 90% of the agents are not, able to do 5-10 transactions in a year. They hardly do one or, right? 60-70% of the agents are not able to do even a single transaction. They call them the realtor. So I think मेरे को लगता है सबसे बड़ी जो चीज में वो लैक करते हैं वो है कंसिस्टेंसी, राइट? दे फील लाइक एक या दो फॉलोअप के बाद में वो क्लाइंट को फॉलोअप नहीं करते हैं. तो बीइंग अ रियल्टर यू नीड टू बी अ कंसिस्टेंट पर्सन. यू रियली नीड टू हैव अ सिस्टम इन प्लेस जहाँ पे कि आप उसको 5th 6th 7th फॉलोअप तक जाएं. जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सर, एक NAR की स्टडी है यूएस में. उन्होंने बताया था कि जो एक एवरेज ट्रांजेक्शन होती है किसी भी क्लाइंट के साथ, वो आपकी 6th या 7th फॉलोअप या मीटिंग के बाद होती है ना? तो हमें पता है कि हमें वहां तक पहुंचना है. तो 99% ऑफ द पीपल और 90% ऑफ द पीपल आई वुड से दे आर नॉट एबल टू डू द राइट स्टेप्स एंड दे एंडेड अप फेलिंग दिस एंड दे विल कंप्लेन कि यार ये लीड खराब है, ये क्लाइंट नहीं आ रहा. सर ऐसे थोड़ा ना होता है. आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की and follow up. As I said, the transaction can only happen after 6th or 7th meeting, right? Or maybe 6th or 7th follow up, या आपकी 8वीं या 10वीं मेल के बाद में, या फिर आपके अनगिनत कॉल्स के बाद में एक आपकी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन होती है. तो आई थिंक agents as a realtor, you should understand that blaming on anything is very easy, but you really need to look inside, right? And you need to understand कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ. And 90% of the times सर गलती हमारे से ही होती है. So मैं भी कोई expert नहीं हूँ, but I think everyone should do this self evaluation to see why I am not able to succeed. Yeah, I usually give an example to people of that borewell. आपको ध्यान है, पंप, हैंड पंप लगा होता है बोरवेल पे, और एक बंदा पंप मार रहा होता है, और जो पंप मार रहा है उसको पता नहीं कि पानी कहाँ तक आया है, एंड पानी बस आने ही वाला था अगले पंप में, तो उसने छोड़ दिया, बोला छोड़ो यार इसमें तो पानी आ ही नहीं रहा है. सो दिस इज, जैसे आपने बोला कि NAR की स्टडी वही है कि अगर आप 6वीं 7वीं बार में वो क्लाइंट आने ही वाला था, आपने 5वीं बार में उसको छोड़ दिया, तो यू जस्ट लॉस्ट अ चांस. बिल्कुल सर. बस सर जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है. मतलब बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आप सक्सेसफुल रियल्टर्स देखोगे ना, चाहे आप हैं चाहे मैं, आपको मेरे से ज्यादा तजुर्बा है, मेरी उम्र नहीं है इतना, आपको तजुर्बा है सर. तो आई थिंक सबसे बड़ा सिंपल सा तरीका यही है कि तो आप रिलेशनशिप बनाओ, बॉन्डिंग बनाओ क्लाइंट्स के साथ, बिकॉज एक क्लाइंट आपको 3 से 4 ट्रांजेक्शन देके जाता है इन हिज लाइफ टाइम. दैट इज अ वेरी सिंपल थंब रूल. दूसरा सर, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा. अगर आप किसी को टाइम दे रहे हो तो 5 मिनट पहले पहुंचो. आई थिंक मेरे को समझ नहीं आता सर ये इंडिया में क्या इशू है. मेरे को लगता है कि ये मैं काफी ऑब्जर्व करता हूँ. एजेंट्स कहते हैं कि मैं टाइम से पहुंच नहीं पाया इसलिए क्लाइंट किसी और के साथ चला गया. तो गलती किसकी हुई? आपकी हुई ना. अगर आपको पता है आपको 2 बजे पहुंचना है तो घर से निकलो यार एटलीस्ट 12:30 बजे, वहां पे आधे घंटे पहले पहुंच जाओ, 20 मिनट पहले पहुंच जाओ. आपको पता है कि एक ट्रांजेक्शन वो क्लाइंट अगर आज क्लोज हो जाए या आपको समझ में आ जाए तो आपको 1 साल की इनकम दे सकता है. तो आप वो अपना एफर्ट क्यों नहीं ले रहे हो? सारी चीजें छोड़ दो. और ये को बहुत मोस्ट कॉमन है सर, मीटिंग्स में हमेशा लोग लेट आते हैं. वी कॉल इट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना? तो वो गलत है ना सर. तो आई थिंक ये बेसिक चीजें हैं. सब लोगों को बेसिक हाइजीन पे काम करना चाहिए, बेसिक डिसिप्लिन पे काम करना चाहिए, और गलती की जो कहते हैं ना गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए. अपनी तरफ से बेस्ट करो, बाकी सर बिजनेस आएगा ही आएगा डेफिनेटली. मेरे को लगता है कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, बट अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो, मेरे को ये लगता है. बिल्कुल सही है, बहुत सही बात कही आपने. Charan, we'll just do a small rapid fire round. I would ask you a question. आप को describe कीजिए. What you want to describe the current Delhi NCR and Noida market? Sir, I think dynamic is the right word. Okay. जी. You're very upbeat about it. हाँ सर. The most crucial skill for a realtor in the Delhi market? Sir, trust building and relationship. वेरी करेक्ट. ट्रस्ट, सी ट्रस्ट तो हर सेक्टर में आनी है, वेदर इट इज इन दिल्ली और पुणे और मुंबई और जहाँ भी हो. ब्रोकर है, मतलब ट्रस्ट होगा तो ही वो काम आगे बढ़ेगा. उनके पास वही है देने के लिए, ऑफर करने के लिए. पैसा तो किसी और का है. बिल्कुल सही बात है सर. योर एडवाइस, योर गो टू एडवाइस फॉर समवन रिलोकेटिंग टू दिल्ली NCR? सर I can tell myself, and this is the same advice for anyone. So I think rent before you buy. Explore the neighborhood, explore the people. Are you the right fit in that locality, right? Even though you have money, right?
So I think that's a no-brainer. Maybe 6 months or 9 months or 1 year, go on a rent, and you can understand, what are the opportunities available in the market, and you can take a wise decision, in my opinion. Just don't buy. वेरी करेक्ट, वेरी वेरी राइटफुली सेड. सो दैट अगर उनको सूट नहीं करता तो दे हैव द चांस टू गो आउट ऑफ दैट प्लेस. सर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं ना. कई बार ट्रैवल टाइम होता है टू द ऑफिस. सेकंड इज बच्चों को नहीं वहाँ पे सारे बच्चे मिल रहे हैं, राइट. कई सारे नेबरहुड देखता हूँ मैं, वहाँ पे बच्चे ही नहीं होते सर. तो दूसरा सर वो बहुत जरूरी है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ना. जो स्कूल की प्रॉक्सिमिटी है, बच्चा 2-2 घंटे बस में धक्के खा रहा है सर. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिविंग सो फार फ्रॉम द स्कूल. या आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन. एब्सोल्युटली. The biggest misconception about Delhi real estate market. Sir, it's all speculative in my opinion. The growth and the journey, what we are witnessing the price rise in Delhi NCR market is based on the strong fundamentals, which is improved in infrastructure. Second, the huge migration which is happening to Delhi NCR. Lot of job creations which is happening in Delhi NCR, and that is one of the reason the demand is so high and the prices are going so high in this region. And this is going to be the same in next couple of years, so I would definitely say. So there's no stopping and no looking back, you feel? Sir, correction would be there, I would say, but price आप सोचो कि 20% डिस्काउंट हो जाएगा, वो मेरे को नहीं लगता सर होने वाला है. सूनर और लेटर मे बी सम ऑफर्स आ जाएंगे जब मार्केट थोड़ा करेक्ट होगा, थोड़ी स्ट्रेस आएगी. क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना सर, देखिए गैप है मार्केट के अंदर, और जब तक वो गैप नहीं बढ़ेगा तो मेरे को लगता है डिमांड तो रहेगी. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू बाय राइट नाउ, जो 3 साल पहले खरीदना चाह रहे थे कि नहीं शायद करेक्ट होगा, फिर उन्होंने सोचा 2 साल बाद अब करेक्ट होगा. अभी लास्ट ईयर भी मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था, कहता है जब मार्केट गिरेगा तब मैं घर खरीदूंगा. तो मैं बोलूंगा तू भाई वेट कर, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला. क्योंकि इट इज ऑलवेज लाइक वेरी गुड सेइंग ऑल्सो कि रियल एस्टेट इज नॉट अबाउट वेट एंड वॉच, राइट. इट इज ऑल अबाउट जस्ट बाय एंड वेट, राइट. सो आई थिंक खरीद लो, उसके बाद वेट करो. हमेशा स्ट्रेसफुल होता है सर, कभी घर खरीदना आसान नहीं होता, ना लग्जरी बायर के लिए ना एक इंडिविजुअल के लिए. क्योंकि जब भी हम घर खरीदने जाते हैं, हम अपनी जो कहते हैं ना, अपनी एक माइंड सेट से, अपने बजट से ऊपर ही खर्च कर देते हैं. जैसे शादी की बात होती है ना, शादी और घर कभी भी बजट में हो ही नहीं पाता सर. आई नो, ये एग्जाम्पल मैं भी लोगों को देता हूँ कि जब आप घर खरीदते हो, सो आपको उस वक्त ऐसे लगता है कि यार मैंने ज्यादा पैसा दे दिया. बट 1 साल भर के बाद में अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा हुआ दे दिया यार, अब तो नहीं मिलता हो. हमेशा होता है ये, एनी प्रॉपर्टी बाय. सर एक मैं आपको बस मतलब रियल टाइम एग्जाम्पल बताता हूँ. मेरा एक फ्रेंड है जो IT में जॉब करता था. बिकॉज मैं जस्ट 34 का हूँ सर, तो अभी उसकी शादी हुई तो उसने घर खरीदना था. तो उसको भी यही चैलेंज था 1.5 साल पहले ना. तो उसने मेरे को बोला यार सब कुछ बड़ा महंगा है, सब कुछ बड़ा महंगा है. तो मैंने बोला यार जितना तेरा रिसोर्स है तू कर ले, कोई लोन थोड़ा ज्यादा ले ले, कोई बात नहीं, पर कर ले. कहता सेविंग नहीं है. मैंने किसी से मांग ले भाई कैश डाउन देने के लिए, क्योंकि होती ही नहीं है सर. अगर कोई बंदा 70-80 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए कमा रहा हो तो कहाँ से सेव कर ले, नोएडा जैसी जगह. तो उसने वो डिसीजन लिया सर. ही बॉट इट अराउंड 65 लाख रुपीज का विद रजिस्ट्रेशन पड़ा था उसको, एक 2 बेडरूम ग्रेट नोएडा वेस्ट में. सर वो प्रॉपर्टी अभी मैं मिल रहा था उससे तो लास्ट टाइम, तो कहता है मेरी प्रॉपर्टी के 1 करोड़ 20 लाख का फोन आ रहा है. तो ऑलमोस्ट डबल हो गया सर 2 साल के अंदर. मैं नहीं कह रहा हर जगह होता है, बट आई थिंक वो टफ डिसीजन था. बट अगर आज वो बेचना चाहे तो वो 60 लाख रुपए में उसने 48 लाख का लोन लिया था, और आप सोचो उसके ऊपर वो तो नहीं पैसा लेके निकल जाएगा. तो आई थिंक इट इज ऑलवेज गुड. बट जब भी आप अपना घर खरीदो तो आई थिंक मेरे को लगता है कि उसको बेचने के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ना खरीदें. ऐसा सोचें कि मैं अपना घर बना रहा हूँ. एंड आई थिंक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी लाइफ में आती है जब आप घर खरीदते हैं. तो आई थिंक उस तरीके से डिसाइड करें. अगर आप इन्वेस्टर नहीं है तो पहले घर पे तो हमेशा आप बिना सोचे समझे कि यार मेरे को ये पैसा बढ़ेगा या क्या लोकेशन है, खरीद लो. फिर बाद में देखना है कि मेरे को अपग्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है या क्या करना है. तो आई थिंक एक घर तो होना चाहिए. सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे को लगता है उससे आती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आज शशांक आपके माध्यम से बहुत सारी बातें हमने की, और काफ़ी टेकअवेज हैं आज के पॉडकास्ट में. राइट फ्रॉम दिल्ली के मार्केट के बिहेवियर से, नोएडा की आगे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, जेवर एयरपोर्ट वाली बात है, और लग्जरी सेगमेंट किस तरह चल रहा है, ब्रोकर्स के रोल, टेक्नोलॉजी के रोल. so many subjects and topics we spoke about, and you have
very rightly thrown your light and given your kind of an experience and perception about these things. Thank you very much for being with us, शशांक. बहुत enjoy किया हमने आज ये podcast में, and I'm sure हमारे जो viewers हैं वो भी इसको enjoy करेंगे, takeaways ले जाएंगे यहाँ से. बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. इट्स ऑलवेज वी आर गुड लर्निंग विद यू. मुझे भी नहीं पता था कि मैंने क्या क्या जानता हूँ, बट हाँ, इट्स अ गुड रिकैप फॉर माय जर्नी आल्सो. थैंक यू सो मच एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चन. एंड सर, जो आप कर रहे हो, मेरे को लगता है कि ये ना, देखो, डायरेक्टली नहीं कर रहे बट इनडायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है. वी नीड मोर पीपल लाइक यू who can create these kind of stories, this kind of education material, because though it's a conversation, but जो inspiring लोग हैं जो रियल एस्टेट में आना चाह रहे हैं, वो आपके ये पॉडकास्ट को सुन के, या डेवलपर्स जो उसको फॉलो करते हैं, जो प्रोफेशनल्स आपको फॉलो कर रहे हैं, जो देखते हैं, तो आई थिंक उनको कुछ आइडियाज़ मिलेंगे. वो जाके अपने मैनेजमेंट को बताएंगे, या फिर मैनेजमेंट को आइडियाज़ मिलेंगे, वो अपने एम्प्लॉइज़ को बताएंगे आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो फॉलोइंग योर पॉडकास्ट, सो यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब्स. कीप डूइंग द गुड वर्क. You are also associated with NAR Prop in Pune. So it is a very, very, I would say, promising organization in Pune. Everyone knows what Prop is. And I think you are one of the founding pillars for that, sir. So great job, and look forward to learning from you. Sure, it's a pleasure. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. ये पॉडकास्ट आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया. अगर आपको यूजफुल लगा तो औरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कीजिए. कमेंट सेक्शन में हमको लिख के ये बताइए कि दिल्ली के किस लोकेशन में आपको लगता है कि रियल एस्टेट की अब ग्रोथ होने जा रही है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं. जल्दी से मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.